हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अनाउंस किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने एज अ स्कैम बताया था, जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस को, जिसमें एक सॉन्ग टाइप वीडियोस होती हैं। सो आप उनको जाके देख सकते हैं। बट जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के एंड में अनाउंस किया था, कई लोगों को नहीं मिला था वो अनाउंसमेंट। तो वो आप एंड में जाके देखिए, वीडियो के लास्ट के 2 मिनट्स में, आई थिंक 2 या 3 मिनट्स में होगा। सो आप वो जाके देखिए। मैंने अनाउंस किया था कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डेली वीडियोस आएंगी, एंड बायो की चैप्टर 1 से लेके टोटल मैं कहता हूँ 38 चैप्टर्स है, क्योंकि 11th के 16 एंड सॉरी 11th के 22 एंड 12th के 16 चैप्टर्स मिला के होते हैं टोटल 38 चैप्टर्स। तो वो जो है 38 के 38 चैप्टर्स इस चैनल पे अवेल कराए जाएंगे। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर भी बहुत रेयर चांसेस हैं कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये रिवीजन नहीं है। दिस इज़ अ फुल लेंथ कोर्स कंप्लीटिंग। तो आप ये वीडियोस जो हैं थोड़ी सी लेंदी होंगी। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी 2020 के लिए, वो काफ़ी छोटी थी। बट ये वीडियोस जो हैं हो सकता है एक चैप्टर को, जैसे कई बड़े चैप्टर हैं इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, तो वो जो है हो सकता है 3 या 4 या 5 वीडियोस में कंप्लीट हों। सो बेयर विद अस एंड आराम से वीडियो को स्लोली देखिए। अगर ऐसा लगता है कि इट इज़ बोरिंग, तो आप उसे रोक दीजिए, बाद में देखिए। बट कंप्लीट द वीडियो, दिस विल बी रियली हेल्पफुल, राइट? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट कहिए इसे। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज योर लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो है क्या है, इस पूरे के पूरे जो लिविंग वर्ल्ड है, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इस वर्ल्ड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके से रहते हैं, हम उन्हें कैसे पहचाने एक्सेट्रा, एक ओवरव्यू दिया गया है हमें सारी की सारी बायोलॉजी का इस चैप्टर में, राइट? कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक चैप्टर को थ्रू एनसीईआरटी, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में ये एनसीईआरटी है पूरी। तो ये एनसीईआरटी को हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, रीड भी करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे। एंड देन अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेफ्ट और रह जाती है, देन वी विल कवर इट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक और शॉर्ट वीडियो होगी, या फिर लास्ट वाली वीडियो अगर छोटी रही तो उसी में जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक फादर ऑफ बायोलॉजी वगैरह, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी हम कवर करने वाले हैं। एक और बात मैं कहूँगा, आप ये वाले पार्ट जो हैं जहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे अर्नस्ट मेयर का नाम दिया हुआ है, मेयर जो आपने कई बार कई जगह पे सुना होगा इनका नाम। तो आप जो है ये जो साइंटिस्ट वाला पार्ट दिया होता है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट के बारे में ज़रूर बताया होता है, साइंटिस्ट डिस्कवरर जो भी हैं, तो उनके बारे में ज़रूर दिया होता है। तो वो आप उनको भी ध्यान से पढ़ेंगे, राइट? तो हम यहाँ पे इसको नहीं कवर करने वाले हैं, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द चैप्टर। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को रीड करें तो इनको ज़रूर एक बार रीड कर लीजिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखते हैं एक इंट्रोडक्शन दिया गया है इस चैप्टर में, बल्कि कहेंगे हम चैप्टर से भी पहले, कि व्हाट एग्जैक्टली इज लिविंग, और लिविंग हम किसे कह सकते हैं, राइट? मैं वो स्टार्टिंग वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड बहुत अमेजिंग है, इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। लेकिन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम ये जान सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रह रहा है और क्यों रह रहा है। तो जो किस तरीके से रह रहा है, वो वाला क्वेश्चन एक साइंटिफिक टर्म या फिर बायोलॉजिस्ट जो है वो उसका जवाब देंगे, कि लाइक वो न्यूट्रिशन ले रहा है, फूड ईट कर रहा है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। लेकिन जो है जो कैसे जो क्यों रह रहा है वाला क्वेश्चन है, उसको हम इस तरीके से जवाब नहीं दे सकते। दैट इज अ क्रिएशन पार्ट, जो कि फिलोसफिकल पार्ट है, राइट? सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज लिविंग से, यानी इस चैप्टर का जो मूल है, जो मेन जिस जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से, बोथ इन क्लास 11 एंड नीट 2021। तो इस चैप्टर से जो बेसिक क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज लिविंग, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करता है। हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है, वो जिंदा है, और ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं है, ये मरा हुआ है। या फिर मरा हुआ भी क्यों, अगर एक पत्थर हम उठाते हैं, वी कैन नॉट कॉल इट डेड, वो जिंदा नहीं है, दैट इज नॉन लिविंग, राइट? तो हम यहाँ पे देखें सबसे पहले व्हाट इज लिविंग में, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, जो
टर्म है लिविंग, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे, वी कन्वेंशनली लुक फॉर द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं जो कि एग्जिबिट करे जाते हैं बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हम उनको देखते हैं जिससे हमें पता लग सके कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, इसको हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं कई बार, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट। कोई कॉन्शियस है, इसका मतलब है उसे पता है कि उसके आसपास, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। A suitable response comes in our mind immediately as unique feature of living organism। ये जो तीन मेन फीचर्स हैं ये हमेशा आते हैं हमारे दिमाग में। One can add a few more features like metabolism। Metabolism यानी कि सारी की सारी वो केमिकल रिएक्शंस और कुछ फिजिकल रिएक्शंस भी जो कि हमारी बॉडी में हो रही हैं। फिजिकल रिएक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ब्रेक डाउन है फूड का इन द माउथ या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनको भी हम इंक्लूड करते हैं मेटाबॉलिज्म में। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इसका मतलब होता है ये जो सेल्फ रेप्लिकेट है वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे भी जा सकता है, जैसे कि डीएनए के रेप्लिकेशन में एक और डीएनए स्ट्रैंड बनाना, या फिर जो है हायर लेवल पे हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, जैसे सेल डिवाइड कर रहा है, 2 सेल हो गए, या फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट कर रहा है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब है, यहाँ पे मतलब है रिप्रोडक्शन, राइट। देन सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस ऑफ दिस एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। यानी इमर्जेंस का मतलब क्या है कि वो कैसे क्रिएट हुआ। सेल्फ ऑर्गेनाइज यानी कि उसकी बॉडी में डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, लाइक हमारी बॉडी में अगर देखें, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में देखें तो क्या है, बॉडी में सेल्स हैं जो कि टिश्यू की फॉर्म में अरेंज्ड हैं। इतना तो आपने क्लास 10th तक भी पढ़ा होगा कि वो टिश्यू तक अरेंज्ड हैं। टिश्यू जो है साथ में मिलके कुछ टिश्यू सिस्टम एक्सेट्रा ऑर्गन्स बनाते हैं। वो ऑर्गन्स डिफरेंट जगह, जैसे कि हमारी मस्कुलर सिस्टम है वो पूरी बॉडी में अरेंज्ड है, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक परफेक्ट ट्रैक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक परफेक्ट जो है प्लेस है, हार्ट एक जगह पे है, बोन्स अपनी जगह पे ही रहती हैं हमेशा। तो ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें भी डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हैं उनका जो है कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है कि ये जो है ऑर्गेनल इस तरीके से काम करेगा, राइट। देन वी सी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ये जो है सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, ये जो है आप लिखा हुआ है ग्रोथ, तो हम ग्रोथ को ले रहे हैं कि क्या सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करते हैं और जो नॉन लिविंग है वो ग्रो नहीं करते हैं। तो इसको हम देखते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत बार आने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन है कि जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ या फिर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। दैट इज जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है दैट इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे अंदर कई जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। सेल्स डिवाइड करेंगे, अगर नंबर बढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन लेंगे, उसका यूज होगा सेल्स के एप्लीकेशन में, बहुत सारे सेल्स बन गए। अब अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, यानी कि हमारे अंदर जो ग्रोथ है वो हो रही है बाय सेल डिवीजन। प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी कि पूरी की पूरी लाइफ में, उनके कंप्लीट लाइफ में जो है ग्रोथ चलती ही रहती है। और जब सेनेसेंस का टाइम आता है, आप कहोगे कि सेनेसेंस का भी टाइम आता है, तब भी उनके अंदर ग्रोथ चल रही होती है। यू विल सी कि कोई ब्रांच अभी भी उनकी बड़ी हो रही है बट कोई ब्रांच टूट रही है। जैसे कोई कोई प्लांट्स होते हैं जिनका सेनेसेंस का टाइम बहुत शॉर्ट होता है। जो सेनेसेंस का टाइम होता है, जिस टाइम पे डेथ होने वाली होती है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन लाइफ स्पैन, वो डेथ का ही टाइम होता है, राइट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell, यानी कि जो animals हैं, this growth is seen only up to a certain age. एनिमल्स में जो ग्रोथ है बाय सेल डिवीजन ये हमेशा नहीं होती है। आपको पता है, आपने देखा ही होगा, जैसे कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में क्योंकि ह्यूमंस भी आते हैं तो ह्यूमंस का सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि ह्यूमन एक बच्चा है, वो पैदा होता है, सेल डिवीजन के थ्रू उसकी बॉडी बढ़ती है, धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेता है, उसका यूज होता है सेल्स के डिवाइड होने में, धीरे धीरे जो है बच्चा बड़ा होता है।
अडल्ट जब बच्चा बन जाता है देन उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। यू कैन सी न्यूट्रिशन नहीं लेता है वो, फिर भी ही इज, बच्चा जो बड़ा होता है देन ही इज फाइनली एन अडल्ट। अडल्ट होने के बाद सेल डिवीजन जो है ग्रोथ के लिए यूज नहीं होती है, इज ओनली यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द ओल्ड, या फिर जो सेल डिवीजन एनिमल्स में आप देखें तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ये अडल्टहुड की बात हो रही है, जब बच्चा बचपन से छोटे से बड़ा होता है टिल अडल्टहुड द सेल डिवीजन इज रियली फास्ट, बहुत ज़्यादा सेल्स डिवाइड करते हैं और वो यूज होता है फॉर ग्रोथ। However, cell division occurs in certain tissue to replace lost cell. जैसा कि आपने स्टमक में सुना होगा कि जो HCl है एसिड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, और वो जो है सेल्स को काफी हद तक डिस्ट्रॉय करता है, जिसको वापस से रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। स्किन आप देख लीजिए, स्किन को हम कितनी सारी चीज़ों से जब भी टच करते हैं तो कुछ सेल हमारे जो है लॉस होते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए भी अंदर से सेल्स डिवाइड करके बाहर आते हैं। सो सेल डिवीजन अकर्स इन अडल्टहुड ऑल्सो, लेकिन उस टाइम पे जो है ये यूज नहीं होते हैं फॉर ग्रोथ, ये यूज होते हैं फॉर रिपेयर में। Unicellular organisms also grow by cell division. One can easily observe this in vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope. अब देखिए कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ले लीजिए और उसे जो भी वो न्यूट्रिएंट लेता है, कीमोसिंथेटिक है या फिर डायरेक्टली वो फूड जो है होलोजोइक है, फूड डायरेक्टली इनगल्फ करता है, उस तरीके के न्यूट्रिशन में उसको डाल दीजिए, वो जो है डिवाइड करेगा फाइनली एंड बहुत सारे सेल्स बना लेगा। अगर वो यूनिसेलुलर है तो उसे भी हम ग्रोथ के अंडर में ही लेंगे। आप उसे डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए, अगर आपने एक ऑर्गेनिज्म लिया है तो वो फाइनली डिवाइड होकर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना लेगा। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ज़्यादातर जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ग्रोथ हो रही है जो मैंने कहा बचपन से बड़े होना, यानी कि एनिमल में जो है जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वो बड़े हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। जबकि जो रिप्रोडक्शन है वो अपनी जैसा ही एक और ऑर्गेनिज्म बनाना है, जो कि थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जिसमें कि गैमीट्स फॉर्म होते हैं, उनका फ्यूजन होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट। One must remember that increase in body mass is considered as growth. यानी बॉडी में अगर मास का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसे भी ग्रोथ ही बोलते हैं, यानी कि सेल्स नहीं बढ़े बॉडी के, बट जैसे कि आप एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, उसने नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ाए हैं, बट वो अगर कोई फूड एनगल्फ करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है एंड फाइनली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी बॉडी का साइज तो बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, उसे भी हम ग्रोथ में ही काउंट करते हैं। Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criteria of growth. यानी कि अगर हम मान लें कि सिर्फ मास बढ़ने से ही ग्रोथ होती है, तो ऐसे तो नॉन लिविंग चीज़ें भी बढ़ती हैं। लाइक आप एक मिट्टी के टुकड़े को ले लीजिए, अगर हवा चलती है तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा मिट्टी उस पर इकट्ठा हो सकती है, धीरे धीरे वो मिट्टी का टुकड़ा हो सकता है एक पत्थर जैसा बड़ा टुकड़ा बन जाए। एक स्टोन को ले लीजिए, धीरे धीरे उसके ऊपर आपने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा जो है काफ़ी बार एक्यूमुलेट होते हैं, एसिड रेन्स होती हैं वो काफ़ी बार एक्यूमुलेट कर देती हैं चीज़ों को, लाइटनिंग हुई, चीज़ें एक्यूमुलेट हुई एक जगह पे, तो इस तरीके से तो नॉन लिविंग चीज़ें भी एक्यूमुलेट होकर मास बढ़ा देंगी तो वो लिविंग हो जाएंगी। ऐसा नहीं, हम सिर्फ मास के इंक्रीज होने को ग्रोथ नहीं मान सकते, राइट। माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। आपने देखा होगा जो रेगिस्तान में सैंड माउंट्स होते हैं, रेत के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, उनके ऊपर भी रेत हवा से धीरे धीरे इकट्ठा होकर उन्हें बड़ा कर देती है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। यानी कि ये जो नॉन लिविंग चीज़ें जो ग्रो करती हैं वो एक्चुअली सिर्फ मटेरियल के उनके सरफेस पे जमा होने से होती है, जो जबकि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, यानी अंदर से जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके मास बढ़ाते हैं। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Conditions under which
it can be observed in living organism have to be explained, and then we understand that it is characteristic of living system. A dead organism does not grow. लास्ट की जो लाइन है that is really important. उससे पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ पे कहा गया है कि growth therefore cannot be taken as defining property of living organism. यानी कि जो living organism है हम उससे living सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो grow कर रहा है. इसलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप उसमें ग्रोथ को इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट. लास्ट की जो लाइन कही गई है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि मर चुका है वो कभी ग्रो नहीं करेगा. इसका क्या मतलब है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कोई पत्थर, माउंटेन, सैंड माउंट्स एक्सेट्रा, वो तो ग्रो कर रहे हैं कोई एक्यूमुलेशन होने पे उनके ऊपर, लेकिन जो डेड ऑर्गेनिज्म है कोई भी वो कभी ग्रो नहीं करेगा. आई एम सॉरी, मैं बार बार ग्रोथ को रिप्रोडक्शन से रिलेट कर रहा हूँ. आगे चलते हैं. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिस तरीके से ग्रोथ एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसी तरीके से ग्रोथ भी है. इसको भी हम देखते हैं कैसे. इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents. यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब हो जाता है एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना जिसका मोर और लेस सेम कैरेक्टरिस्टिक हो उसके पेरेंट्स से. Invariably and implicitly we refer to sexual reproduction. यानी जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, यानी एसेक्सुअल मीन्स भी एक दूसरा तरीका है, बट हम जो कॉमनली बात करते हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Fungi multiply and spread easily due to the million of asexual spores they produce. Asexual spores जो हैं बहुत ही easily disperse हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जल्दी वापस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाते हैं. In lower organisms like yeast and hydra we observe budding. ये जो है एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं. हाउएवर ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपको क्लास 12th में भी मिलेंगे. जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर है वहाँ पे भी ये सारे आपको सेम एग्जाम्पल मिलेंगे. तो आप यहाँ पे इसे याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. इन प्लानेरिया दैट इज फ्लैट वर्म, याद रखेंगे ये स्पेशल नेम. वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन. व्हाट इज ट्रू रीजनरेशन? एक रीजनरेशन होता है जैसा कि आपने देखा होगा लिजर्ड्स में, उनकी जो है पूंछ कई बार टूट जाती है या फिर कट जाती है या फिर कोई और झगड़ा वगड़ा हो जाता है किसी और ऑर्गेनिज्म से, मतलब किसी और एनिमल से, तो उनकी पूंछ जो है कट जाती है, टूट जाती है. तो क्या होता है, वो पूंछ कटे हुए वो मतलब ऐसे ही चलते हैं धीरे धीरे, मतलब वो मरते नहीं है पूंछ के कटने से, वो धीरे धीरे वापिस जो है वो पूंछ वापिस ग्रो कर जाती है. कैसे ग्रो कर जाती है? उनके अंदर होता है रीजनरेशन कैपेबिलिटी. रीजनरेशन की पावर होती है उनके अंदर. रीजनरेशन कहते हैं जब कोई भी पार्ट बॉडी का कट जाए या बॉडी से अलग हो जाए या डैमेज हो जाए तो वापस से ग्रो कर जाता है. ह्यूमंस में भी रीजनरेशन पावर होती है. अगर आपको पता है तो वो कमेंट में बताइए, अगर ना पता हो तो मैं इस जो चैप्टर है उसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट में बताऊंगा. ह्यूमंस में भी कुछ बॉडी पार्ट्स में रीजनरेटिव पावर होती है. वो कौन से बॉडी पार्ट है ये आप कमेंट में बताएंगे, राइट. ट्रू रीजनरेशन का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है. ट्रू रीजनरेशन तब कहते हैं जब बॉडी का कोई एक पार्ट नहीं बल्कि बॉडी के चाहे कितने भी टुकड़े हो जाए, कहीं से भी उसके पार्ट हो जाए. लाइक अगर हम एक लेजर्ड का एग्जांपल ले लें तो उसके पैर, हाथ, सर सबको अलग अलग कर दिया जाए, तो अगर सिर्फ सर है तो बाकी बॉडी पार्ट सर में से निकल आएगा. अगर सिर्फ पूंछ बची है तो पूंछ में से बाकी सारा बॉडी पार्ट निकल आएगा. यानी कि बॉडी का कोई भी एक हिस्सा बाकी पूरी बॉडी को ग्रो कर सकता है. यहाँ पे देखा है अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. यानी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वो फिर से पूरी की पूरी बॉडी को जनरेट कर लेता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है. द फंजाई फिलामेंटस एल्के जिसे कहा जाता है, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. इनमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है. कैसे? प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एल्गे जैसा ही उनका. क्या होता है उनमें? बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. मतलब थैलस किसे कहते हैं? आप मान लीजिए एक लीफ है जिसमें वेन्स और वेनलेट्स नहीं है, मतलब वो जो लाइंस होती हैं वो नहीं है, सिर्फ लीफ है, तो
तो उसे कहते हैं थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन, यही उनकी बॉडी है, मतलब बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक होता है। तो वो जो है उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे हिस्से, वो भी मल्टी सेलुलर ही हैं, वो डिवाइड करके पूरा एक बॉडी बना लेते हैं, राइट। सो दिस इज रीजनरेशन. When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth. ये जो है very important point. This is the most important point in this chapter कि reproduction जो है is synonymous to growth in unicellular organism. Unicellular organism क्या है? अगर वो ग्रो करेगा, अगर हम, क्योंकि ग्रोथ को हम मास नहीं मान रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ने को हम ग्रोथ कह रहे हैं, तो अगर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो वो अपनी नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा, और अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा तो एक ऑर्गेनिज्म तो एक ही सेल रख सकता है, तो दूसरा जो सेल बनेगा, तीसरा चौथा जो भी सेल बनेंगे वो तो दूसरे ऑर्गेनिज्म का हो गए, तो यानी एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन गए, तो रिप्रोडक्शन हो गया। तो इस तरीके से जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो एक ही जैसे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि अभी ये सेल डिवाइड हो रहा है तो ये ग्रोथ कर रहा है या रिप्रोडक्शन कर रहा है, राइट। तो आगे देखें, इंक्रीज इन कहाँ गया, हाँ, विद ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी ग्रोथ में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन भी वही है। वी ऑलरेडी डिफाइन ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और मास, हमने ग्रोथ को पहले ही डिफाइन कर लिया। हेंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को अलग तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी आप देखेंगे फाइनली कोई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? म्यूल कहते हैं खच्चर को, दैट इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डंकी। डंकी और हॉर्स का जो है मीटिंग से, यानी इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बना है म्यूल यानी खच्चर। देन वी हैव द स्टेराइल वर्कर बीज। वर्कर बीज किसे कहते हैं? जिनको जो कि होते हैं डिप्लॉयड, यानी फीमेल्स होती हैं वो बीज में, बट उनको जो है बी वैक्स नहीं खिलाया जाता। बीज का आप रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो होता क्या है, एक शॉर्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बीज में क्या होता है, जैसा कि आपका गैमीट बना, हैप्लॉइड गैमीट बना, वो जो हैप्लॉइड गैमीट है वो अगर एक और गैमीट से फ्यूज होता है, एक और हैप्लॉइड गैमीट से फ्यूज होता है, तो दोनों गैमीट मिलके बन गए डिप्लॉइड, तो बनी फीमेल। और अगर जो हैप्लॉइड गैमीट है वो खुद ही ग्रो करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो हुआ मेल। अब जो मेल है वो तो है ही हैप्लॉइड, लेकिन जो फीमेल्स हैं वो सारी की सारी क्वीन तो नहीं बन सकती, तो वो बन जाती हैं वर्कर बी। और किसी एक जो कोई एक जो फीमेल होती है बी, वो खाती है बी वैक्स। बी वैक्स जो उनके छत्ते में होता है, बी वैक्स रखते हैं, वो वैक्स का यूज भी होता है लिपस्टिक और जेलीज बनाने में। वो बी वैक्स खाने से वो बन जाती है क्वीन बी, और क्वीन बी ही होती है जो बाकी आगे की जनरेशन चलाती है, राइट। तो ये आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक लाइफ है इनकी बीज की, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ऐसा बीज में कहते हैं कि बीज के जो हैं ना ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंड फादर तो नहीं होते लेकिन उनके ग्रैंड सन होते हैं। तो ये आप देखेंगे कि कैसे होता है, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा, राइट। देन कुछ और ऑर्गेनिज्म भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, यानी ह्यूमंस में भी कई बार ऐसा होता है कि जो कपल हैं वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, उनको चिल्ड्रंस जो हैं वो बच्चा नहीं होता है, तो वो उन लोगों को भी हम नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते, दे आर ऑफ कोर्स लिविंग, लेकिन रिप्रोडक्शन को इन्हीं कारणों से, क्योंकि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिज्म लिविंग तो हैं, इसीलिए लिविंग जो रिप्रोडक्शन है उसे हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मानते हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में जाना है एंड साथ ही साथ एक चैप्टर का ओवरव्यू लिया है। बाकी हमारे 3-4 कैरेक्टरिस्टिक और रह गए हैं, और साथ ही साथ कुछ और ऐसी चीज़ें जो कि हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। उस वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार उस पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बस इसलिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो ये चैप्टर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इसी तरीके से और भी वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।